तो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमने थोड़ा सा आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सभी ऑर्गन्स का मिलजुल करके बॉडी में एकजुटता में काम करना, और इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। जैसे जब हम मस्कुलर एक्सरसाइज या फिजिकल एक्सरसाइज करते थे तो ऑक्सीजन सप्लाई को मेंटेन करने के लिए ब्रीदिंग रेट बढ़ गया, और ये ब्रीदिंग रेट बढ़ाने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हुआ। उसके अलावा क्या हुआ, ब्लड सप्लाई भी बढ़ानी पड़ी। ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हार्ट वो भी काम करने लगा। इसके बाद किडनी का लोड भी बढ़ गया, क्योंकि मेटाबॉलिक वेस्ट ज्यादा प्रोड्यूस होने लगे कि कम। और जब मेटाबॉलिक वेस्ट ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो उसे किडनी द्वारा फिल्टर करके शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के सभी सिस्टम्स ने मिलजुल करके मसल के रोल को क्या किया, कोऑर्डिनेट किया। मसल के फंक्शन को कोऑर्डिनेट किया ताकि मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ जाए, ठीक है ना, और ताकि एनर्जी मिल जाए, और इसी एनर्जी का उपयोग करके मसल्स कोई ना कोई काम कर रहा है, यानी फिजिकल एक्सरसाइज। लेकिन जब फिजिकल एक्सरसाइज खत्म कर देते हैं तो सभी चीजें फिर से नॉर्मलाइज हो जाती है। यानी यहाँ पे इस सभी ऑर्गन्स को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट किया गया, और कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने वाला जो सिस्टम है उसका नाम है नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम। फिर मैंने आपको कल न्यूरल सिस्टम का क्लासिफिकेशन भी करा दिया था। आज हम करेंगे उसकी स्पेशल नर्व, और उसकी स्पेशल नर्व का नाम क्या, स्पेशल नर्व जो होती है जिसको नर्व सेल कहते हैं, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसकी नर्व स्पेशल थी कि नॉर्मल, एक्साइटेबल कि नॉन एक्साइटेबल? हाँ, तो आज उसकी डिटेल में स्टडी करेंगे, राइट। आज का मोटिवेशनल कोट क्या है, जिंदगी में मिली है तो कुछ करके दिखाओ, अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर भी दिखाओ। सही है। इनके बारे में तो जानते हो, मूवी बन चुकी है डॉक्टर आनंद। पटना में बहुत लोगों ने इन्हें धमकाया, ये किया वो किया, लेकिन ये कभी हार नहीं माने और इन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया। पूरे वर्ल्ड में लोग इन्हें जानते हैं, इवन मूवी तक बन गई। ये मूवी नहीं बनी थी डॉक्टर आनंद पे, सुपर 30, है ना। चलो आज हम करेंगे नर्व्स के बारे में। नर्व का काम क्या है, संवेदना को यहां से रिसीव करेगा, यहां से होते हुए यहां छोड़ देगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, आज इसकी डिटेल स्टडी करेंगे, राइट। फिर ये इंपल्स आगे कैसे बढ़ती है इसकी भी स्टडी हम करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी नर्व में पहले एनसीईआरटी का फिगर बताएं आपको। किसी भी नर्व में एक तो सेल होती है। नर्व क्या है, एनिमल सेल है कि प्लांट सेल? एनिमल सेल है ना। सेल वॉल होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन का नाम क्या होगा, प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन? बोलो होगा कि नहीं होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक एनिमल सेल है। एनिमल सेल है तो सेल के वो सारे स्ट्रक्चर होने चाहिए जो एक एनिमल सेल में पाए जाते हैं। आई मीन टू से माइटोकॉन्ड्रिया होगा, न्यूक्लियस होगा, और क्या, साइटोप्लाज्म होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, राइबोसोम होंगे, गोल्गी बॉडी होगी, ईआर होगा, सब कुछ पाया जाएगा जो टिपिकल एनिमल सेल में पाया जाना चाहिए। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? अब नर्व सेल भी एक सेल है, लेकिन मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था और कल भी बोला था कि ये स्पेशल सेल है, तो कुछ क्वालिटीज बदल जाती है। स्पेशल सेल की कुछ क्वालिटीज बदल जाती है, ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम हो जाएगा क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे क्या, प्लाज्मा लेमा को बोलेंगे न्यूरोलेमा। क्या बोलेंगे? न्यूरोलेमा। समझ में आई बात? और अगर यहाँ पे आएंगे ना नीचे, तो नीचे के हिस्से को एक्सॉन कहते हैं, तो वहां पे बोलेंगे एक्सोलेमा। अगर पूरे नर्व की बात करें तो न्यूरोलेमा, बट इन केस ऑफ एक्सॉन इट इज नोन एज एक्सोलेमा, ठीक है ना। उसके अलावा आप देख रहे हो जितने भी सेल के स्ट्रक्चर है वो इस हिस्से में पाए जा रहे हैं। इस बॉडी को बोलते हैं सेल बॉडी या साइटोन। सेल बॉडी या साइटोन, CYTON। न्यूक्लियस इसी के अंदर है, ER इसी में मिलेगा, गोल्गी बॉडी इसी में मिलेगा, राइबोसोम इसी में मिलेंगे, सब कुछ इसी में मिलेगा, साइटोप्लाज्म इसी में मिलेगा। लेकिन यहाँ के साइटोप्लाज्म को न्यूरोप्लाज्म कहेंगे, लेकिन जब एक्सॉन में होगा तो क्या बोलेंगे, एक्सोप्लाज्म। नाम बदल जाएगा ना। अच्छा, अब देखो ये सेल का सारा हिस्सा यहाँ पे है, और ये सेल का एक्सटेंशन है, और सेल के एक्सटेंशन को बोलते हैं फाइबर। क्या बोलते हैं? अगर इसको नर्व बोले तो ये नर्व के क्या है, फाइबर। ये लंबा फाइबर है कि छोटा? और ये सब फाइबर कैसे छोटे? तो जो छोटे वाले फाइबर है ना, दिस इज नोन एज डेंड्राइट। क्या बोलते हैं? और अच्छा, आप एक चीज और नोटिफाई कर पा रहे होगे क्या,
कि यहाँ के फाइबर ब्रांच है और छोटे हैं, यहाँ के अनब्रांच और लंबे हैं। सही है ना? तो बताओ छोटे और अनब्रांच फाइबर को हमने क्या नाम दे दिया? डेंड्राइट्स। बड़े और अनब्रांच फाइबर को क्या नाम दे दिया? एक्सॉन। बताओ सेल बॉडी यानी सेल, एक टिपिकल सेल थी। सेल के अंदर क्या क्या होना चाहिए? हर वो चीज होनी चाहिए जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? सेल के अंदर न्यूक्लियस होना चाहिए, विजुलाइज्ड है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होना चाहिए, विजुलाइज्ड है। ये पूरा साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया होगा तभी तो एनर्जी मिलेगी। उसके अलावा गोल्गी बॉडी होगा, ईआर होगा, सारी चीजें होंगी। वो सारा कहां पे होगा? सेल बॉडी का दूसरा नाम साइटोन। यहां से कितने प्रोसेस निकलते हैं? दो तरह के प्रोसेस निकलते हैं, छोटे वाले, ठीक है ना? प्रोसेस बोलो या फाइबर बोलो, एक ही बात है। ये कितने तरह के प्रोसेस या फाइबर निकले? दो। छोटा वाला ब्रांच है कि अनब्रांच? नाम बताओ। बड़ा वाला बताओ, नाम बताओ। एक्सॉन। इज दैट क्लियर? ये मैनी होते हैं, ये सिंगल होता है, बिल्कुल अपोजिट है। ये एक, ये अनेक, ये बड़ा, ये छोटा। ये इसमें शाखाएं नहीं है, इनमें शाखाएं हैं। बोलो है कि नहीं है? ठीक है। और एक काम सुनो, ये संवेदना को रिसीव करेगा, ये संवेदना को आगे बढ़ाएगा, ठीक है ना? ये फिगर देखो। अब आप इस फिगर से परिचित हो गए होंगे। व्हाट इज दिस? ये क्या है और ये क्या है? अच्छा देखो, संवेदना कहां से रिसीव हो रही है, किसको दे रही है? साइटोन किसको आगे फॉरवर्ड कर दे रहा है? तो बताओ संवेदना कहां से आती है, कहां को जाती है? हाँ, तो यहाँ सब समझ में आ गया। ना जाने कहां से आई है, ना जाने कहां को जाएगी ये संवेदना। बताओ कहां से आई है, कहां को जाएगी? हाँ, संवेदना आती है डेंड्राइट से और जाती है, अच्छा, छोटे और ब्रांच, अच्छा बड़े और अनब्रांच। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, यहां से कई सारी नर्व जोड़नी है, इसलिए आगे ये आगे इसका एंड आगे चल के ब्रांच हो जाता है। ये पूरा अनब्रांच है पर एंड ब्रांच हो जाता है। एंड ब्रांच इसलिए हो जाता है क्योंकि आगे न जाने कितने इसको संवेदना ट्रांसफर करनी पड़े, न जाने कितने इसको नर्व को संवेदना ट्रांसफर करनी पड़े। खुद देखो जरा, यहां पर कितने सारे डेंड्राइट्स हैं? बोलो, बहुत सारे। अगर एक ही एक्सॉन होगा तो एक नर्व एक डेंड्राइट से ही तो जोड़ पाएगा, है ना? बहुत सारे डेंड्राइट से जोड़ने के लिए बहुत सारे यहाँ पे ब्रांच होने चाहिए। एंड दैट इज द मेन रीजन एक्सॉन का एंड कैसा होता है? एक्सॉन इज अनब्रांच बट द एंड इज। कारण ये है क्योंकि जब इसको उठाओ और ये आगे इधर लाओ, एक मेरे पास फिगर है, रुको। यस, ये वाला, ये एक डेंड्राइट है, साइटोन है और ये एक्सॉन है। ये एक्सॉन के ब्रांचेस हैं। और देखो ये दूसरे वाला वो ये है, क्या है? दूसरी नर्व है, दूसरी नर्व है सेम टाइप की। अब बताओ इसको इससे कनेक्शन बनाना होगा, इसको इससे कनेक्शन बनाना हो सकता है, इसको इससे कनेक्शन बनाना हो सकता है, या किसी और नर्व से कनेक्शन बनाना है। जरूरी थोड़ा ना संवेदना इधर ही जाएगी, इधर भी तो जा सकती है, इधर भी तो जा सकती है, इधर भी तो जा सकती है, चौतरफा संवेदना जा सकती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है? ढेर सारे एक्सॉन के में ब्रांचेस पाई जाती है। इज दैट क्लियर? इतनी बातें क्लियर हो गई? और इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है? अब इस चीज को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? नर्व सेल या न्यूरॉन। This is the structural and functional unit. Structural and functional unit of nervous system. मतलब ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है किसकी? हमारे नर्वस सिस्टम की। स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक, फंक्शनल यानी क्रियात्मक इकाई है नर्वस सिस्टम की, ठीक है? मैंने आपको पहले ही बोला था दिस इज स्पेशलाइज्ड सेल। कैसी सेल होती है? स्पेशलाइज्ड सेल। क्या स्पेशलिटी होती है? एक्साइटेबल। एक्साइटेबल क्या बताया था? ये किसको किस में बदल देती है? स्टिमुलस यानी संवेदना को
इंपल्स में बदल देती है। और इसके 4 काम है। नर्व सेल के 4 काम होते हैं, 3 काम होते हैं, सॉरी। नर्व सेल के 3 काम है। संवेदना को पहले क्या करेंगी? डिटेक्ट करती है। डिटेक्ट मतलब पहचानना। डिटेक्ट करेंगी ना, पहले क्या करेंगी? संवेदना को डिटेक्ट। फिर क्या करेंगी? रिसीव। ठीक है ना, डिटेक्ट, रिसीव, और फिर क्या करेंगी? ट्रांसमिट। ट्रांसमिट, ट्रांसमिट मतलब आगे बढ़ाना। कहां तक ले जाएंगी? सीएनएस। ट्रांसमिट टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो, जैसे आप खुद देखो ना, अब हमारी आंखें हैं, हमारी आंखों ने लाइट को डिटेक्ट किया। हमारे कान ने किसको डिटेक्ट किया? साउंड को। आंखों ने किसको डिटेक्ट किया? लाइट को। लाइट को डिटेक्ट किया तो आंखों की नर्व ने लाइट को रिसीव किया। पहले डिटेक्ट किया, फिर रिसीव किया कि भाई मेरी संवेदना है कि कान वाली संवेदना है। ये किसको डिटेक्ट कर रही है? लाइट को। कान किसको डिटेक्ट कर रहा है? साउंड को। तो बताओ, सब अपने अपने को डिटेक्ट कर रहे हैं। डिटेक्ट करने के बाद रिसीव करेंगे, रिसीव करने के बाद ब्रेन को भेज देंगे। अब ब्रेन को क्या करना है? ब्रेन इसको डिकोड कर लेगा कि हमने किस कलर का देखा, क्या देखा। अगर कान की बात है तो क्या सुना, किसकी आवाज सुनी, मेल की थी कि फीमेल की, बच्चे की आवाज थी, ठीक है ना, किस तरह की आवाज थी। तो ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। इज दैट क्लियर? तो नर्व सेल की ये जो क्वालिटी कल मैंने छोड़ा था, मैंने बोला था ना कल बताऊंगा, तो आज बता रहा हूं। देखो इंपॉर्टेंट बात, नर्व सेल में कितने भाग होते हैं? नर्व सेल में देखा जाए तो 2 ही भाग होते हैं। एक होता है साइटोन या सेल बॉडी, यहां पे लिख दूं, इसमें टिपिकल एनिमल सेल की सभी संरचनाएं होती है। एनिमल की, प्लांट, एनिमल सेल्स की सभी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपका न्यूक्लियस था, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे पेरोक्सिसोम। एग्जांपल लिख दें, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, एसेट्रा, तो आपको याद रहेगा। एक दूसरा होता था प्रोसेस या फाइबर्स। कितने तरह के थे? एक स्मॉल और एक लार्ज, 2 तरह के फाइबर थे। स्मॉल वाले को क्या नाम देते थे? डेंड्राइट्स। स्मॉल वाले को डेंड्राइट्स बुलाते थे, और लार्ज वाले को क्या बुलाते थे? एक्सॉन। लार्ज वाले को एक्सॉन बुलाते थे। इज दैट क्लियर? अब देखो, अगर मैं किसी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, तो वो कुछ ऐसा होगा। ये छोटे वाले प्रोसेस हो गए। आप देख पा रहे होगे, सबसे बाहर क्या होगा? न्यूरोलेमा। अंदर क्या होगा? न्यूरोप्लाज्म। ये हिस्सा क्या कहलाता है? साइटोन, है ना। इनफैक्ट इसको पिन पॉइंट कर दूं, ये हिस्सा कहलाता है साइटोन। इसी में होता है न्यूक्लियस, और सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि यहाँ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। ठीक है ना, बता दिया टिपिकल सेल जैसा होता है। इसके अलावा ये वाला जो पार्ट होता है, दिस स्मॉल ब्रांच, इनको क्या बोला था? डेंड्राइट्स। और ये वाला जो होता है हिस्सा, ये क्या कहलाता है? ये पूरा हिस्सा कहलाता है एक्सॉन। और ये इसके होते हैं
एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल जो कि ब्रांच होता है, एक्सॉन टर्मिनल जो कि ब्रांच होता है, और इसके फूले हुए हिस्से को बोलते हैं सिनेप्टिक बल्ब या नॉब, सिनेप्टिक बल्ब या नॉब। ठीक है, इस जगह पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है, यहां पर स्पेशली कहां पर पाया जा रहा है देख के बताइए, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स में पाया जा रहा है प्लस साइटोन में पाया जा रहा है। ये देखो ये साइटोन है और ये डेंड्राइट्स है, इसमें स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं नर्व में टोटल कितने स्ट्रक्चर हैं, 3। पहला डेंड्राइट्स, दूसरा साइटोन और तीसरा एक्सॉन। ठीक है, अब देखो इसमें इससे कितनी प्रोसेस निकली थी, प्रोसेस या फाइबर्स, कितने प्रकार के फाइबर्स निकले थे बताओ, 2 प्रकार के फाइबर्स निकले थे। हमने क्या नाम दिया था, हमने नाम दिया था डेंड्राइट्स और एक को नाम दिया एक्सॉन। डेंड्राइट्स के लिए कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं, डेंड्राइट्स के लिए कुछ पॉइंट्स, शॉर्ट, शॉर्ट फाइबर है, ब्रांच्ड होता है, ठीक है ना, ब्रांच्ड होता है, और मैनी होता है, और इनके एंड अनब्रांच्ड होते हैं। देखो उल्टा है, खुद ब्रांच्ड है और एंड कैसे है, अनब्रांच्ड है ना। यहां चेक करो, यहां पे लॉन्ग फाइबर है, लॉन्ग या लार्ज बोल सकते थे, और अनब्रांच्ड और सिंगल, और एंड कैसा होगा, एंड होता है ब्रांच्ड, तो एंड होता है ब्रांच्ड। और ये संवेदना को इस तरफ लाता है, देखो ये संवेदना को लाता है, ये संवेदना को इस तरफ लाएगा, इट कैरीज द स्टिमुलस टुवर्ड्स सेल बॉडी, कैरीज स्टिमुलस टुवर्ड्स सेल बॉडी, कैरीज स्टिमुलस अवे फ्रॉम सेल बॉडी, बोलो सही है, अवे फ्रॉम सेल बॉडी। ये संवेदना को लाता है, ये संवेदना को दूर ले जाता है, बोलो सही है। ये संवेदना को ला रहा है, स्टिमुलस इधर से आता है, स्टिमुलस इधर से आता है, स्टिमुलस यानी संवेदना इधर से आ रही है, देखो ये आ रही है, इधर से आई, इसने इसको ट्रांसफर किया, इसने इसको ट्रांसफर कर दिया, और यहां से दूर चली जाएगी, यहां से दूर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, या तो किसी नर्व में चली जाएगी या तो मसल में चली जाएगी। कहां चली जाएगी संवेदना, टू नर्व और मसल, टू नर्व और मसल। संवेदना या तो नर्व में चली जाएगी या तो मसल में चली जाएगी। ये जो मैंने ग्रेन्यूल्स बताए थे यहाँ पे, ये व्हाइट व्हाइट और यहाँ पे भी है, इन ग्रेन्यूल्स को पता है क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं निसल्स ग्रेन्यूल। ये जो व्हाइट वाले ग्रेन्यूल्स यहाँ पे हैं प्लस ये यहाँ पे हैं, व्हाट इज दिस, निसल्स ग्रेन्यूल। निसल्स ग्रेन्यूल्स, तो निसल्स ग्रेन्यूल कहां पाया जाता है बताओ, डेंड्राइट्स और सेल बॉडी में। इट नेवर बी प्रेजेंट इन एक्सॉन, ये एक्सॉन में नहीं होता है, ये एक्सॉन में नहीं पाया जाता है।
निसल्स ग्रेन्यूल, NISSL', निसल्स ग्रेन्यूल। और निसल्स ग्रेन्यूल के लिए दो बातें याद रखिए, यहां लिख देता हूं। निसल्स ग्रेन्यूल कहां पाया जाता है? ओनली इन डेंड्राइट्स प्लस साइटोन। किसका बना होता है? मेड अप ऑफ फ्री राइबोसोम प्लस RER का बना होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये बनाता क्या है? फॉर्म न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर, सुना है ना न्यूरोट्रांसमीटर? लेकिन पता है ये न्यूरोट्रांसमीटर को स्टोर यहां करेगा, यहां पे सिनेप्टिक बल्ब के अंदर क्या होता है ना, छोटे छोटे चैम्बर होते हैं, इन चैम्बर को बोलते हैं सिनेप्टिक वेसिकल। सिनेप्टिक वेसिकल अभी आगे डिटेल में पढ़ोगे, सिनेप्टिक वेसिकल्स। तो यहां स्टोर करता है, ये क्या करता है? स्टोर्स न्यूरोट्रांसमीटर। स्टोर्स न्यूरोट्रांसमीटर। स्टोर्स न्यूरोट्रांसमीटर। बताओ न्यूरोट्रांसमीटर कहां बनता है, जल्दी बताओ। सिनेप्टिक वेसिकल्स में। नहीं, सिनेप्टिक वेसिकल्स में कहां बनता है? उल्टा सीधा जवाब दोगे। न्यूरोट्रांसमीटर कहां बनता है? निसल्स ग्रेन्यूल में। स्टोर कहां होता है? सिनेप्टिक वेसिकल्स में। या तो जवाब मत दो या तो फिर गलत मत दो, बिल्कुल जवाब ना दो वो ज्यादा अच्छा है। तो न्यूरोट्रांसमीटर किसने बनाया? निसल्स ग्रेन्यूल ने। लेकिन स्टोर कहां होता है? स्टोर्ड इन सिनेप्टिक वेसिकल ऑफ सिनेप्टिक बल्ब। सिनेप्टिक बल्ब में सिनेप्टिक वेसिकल होते हैं, उसी में जाके स्टोर होता है। और अभी मैं डिटेल बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, एक्सॉन एंड का अगर हम बड़ा वो देखें वर्जन, देखो एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल की हम बात कर रहे हैं। ये एक्सॉन का टर्मिनल है। इसके फूले हुए हिस्से को क्या नाम दिया था अभी? सिनेप्टिक नॉब या बल्ब। सिनेप्टिक नॉब या सिनेप्टिक बल्ब कह सकते हैं। अभी अभी बताया कि इसके अंदर कुछ गोले गोले जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बबल लाइक। इन बबल में भरा होता है न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि बनाया किसने था? एन से, निसल्स ग्रेन्यूल। एन से न्यूरोट्रांसमीटर, एन फॉर निसल्स ग्रेन्यूल, एन फॉर न्यूरोट्रांसमीटर। निसल्स ग्रेन्यूल कहां पाए जाते थे? ओनली इन साइटोन एंड डेंड्राइट्स, इट नेवर बी फाउंड इन एक्सॉन। काम था न्यूरोट्रांसमीटर बनाना, लेकिन स्टोर कहां पे जाके होता है? हाँ, ये क्या है? व्हाट इज दिस? सिनेप्टिक, ये है सिनेप्टिक वेसिकल, ये है सिनेप्टिक वेसिकल। इसमें भरा होता है फिल्ड विद, अभी अभी बताया क्या भरा होता है? न्यूरो ट्रांसमीटर, जो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक न्यूरो प्रमोटर या स्टिमुलेटर, और एक न्यूरो इनहिबिटर, जो संवेदना को आगे बढ़ाएंगे उसे क्या बोलेंगे? न्यूरो प्रमोटर। जो संवेदना को आगे जाने देंगे, कहेंगे जाओ जी लो अपनी जिंदगी, वो क्या होंगे? न्यूरो प्रमोटर या स्टिमुलेटर। और जो कहेंगे ना 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 नहीं जाने देना है, उन्हें क्या बोलेंगे? न्यूरो इनहिबिटर।
संवेदना को अगर आगे जाने दिया, अगर इंपल्स को आगे जाने दिया तो क्या बोलेंगे, और अगर नहीं जाने दिया, रोक लिया तो क्या बोलेंगे, राइट। इनके कुछ नाम भी होंगे। इसका नाम है पॉपुलर वाला एसिटाइल कोलिन, ये तो पढ़ा भी था आपने। और एक सुना होगा एड्रीनलिन। एड्रीनलिन एक इसी का कजिन है, नॉर एड्रीनलिन। एक है ग्लूटामेट, एसेट्रा, ज्यादा याद नहीं रखना है इतना। न्यूरो इनहिबिटर में आपको मिलेगा गाबा, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, गाबा पूरा नाम है, गाबा बोलते हैं इसको, पूरा नाम है गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, लेकिन इसको बुलाती है बुक क्या, गाबा। आपको नाम याद नहीं रखना क्योंकि नाम आपके सिलेबस में है भी नहीं, मैं इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आपने नाम सुने हो तो आपको याद रहे। दूसरा होता है एक ग्लाइसिन, एक आपने सुना होगा डोपामीन, ठीक है ना, डोपामीन एसेट्रा। तो दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स हो सकते हैं, एक संवेदना को आगे बढ़ने देंगे, उन्हें न्यूरो स्टिमुलेटर या फिर न्यूरो प्रमोटर कहते हैं। एक जो संवेदना को रोक देंगे उन्हें क्या बोलते हैं, न्यूरो इनहिबिटर। तो क्या बताया मैंने, अगर एक एक्सॉन का एंड दूसरे नर्व से जुड़ता है, अगर एक एक्सॉन का एंड दूसरे नर्व से जुड़ता है तो बनेगा साइनेप्स। बताओ, जब दो नर्व आपस में जुड़ती हैं तो उस यूनिट का नाम साइनेप्स। और जब एक एक्सॉन दूसरे किसी मसल फाइबर से जुड़ेगा, नर्व से ना जुड़ करके मसल फाइबर से जुड़ेगा, तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ न्यूरो मस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। इज दैट क्लियर? अब देखो, on the basis of numbers of axon and dendrites, the nerves may be three types. कितने टाइप की हो सकती हैं? तीन टाइप की, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला यूनिपोलर न्यूरॉन, दूसरा होगा बाइपोलर न्यूरॉन, एंड द लास्ट वन इज मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो देयर आर थ्री काइंड ऑफ नर्व ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। देखो यहां पे देखो साइटॉन है, थोड़ा फिगर रफ बनाएंगे क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। ये क्या है, साइटॉन, और ये क्या है, एक्सॉन। केवल साइटॉन और एक्सॉन पाया जा रहा है, देयर इज नो डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स इसमें नहीं पाया जा रहा है। अब देखो, अब इवोल्यूशन और आगे बढ़ा होगा, जब इवोल्यूशन हुआ तो क्या बन गया, इधर डेंड्राइट्स भी बन गया, साइटॉन भी बन गया, और एक्सॉन तो पहले से ही बना था। तो बताओ, ऐसी नर्व जिसमें साइटॉन और एक्सॉन हो उसे क्या बोलेंगे, ऐसी नर्व जिसमें डेंड्राइट्स भी बन गया उसे क्या बोलेंगे, और ऐसी नर्व जिसमें कई सारे डेंड्राइट्स बन गए, ध्यान देना, एक डेंड्राइट्स, ये देखो कई सारे डेंड्राइट्स और ब्रांचेस, जैसा कि अभी हमने फिगर बनाया था। बोलो, हमने जो फिगर बनाया था वो कौन सा वाला था, हाँ, मल्टीपोलर। यानी यहाँ क्या होगा, डेंड्राइट्स तो थे ही, लेकिन यहाँ डेंड्राइट्स कितने थे, 1, यहाँ कितने हो गए, मैनी। यहां डेंड्राइट्स की संख्या लिख दो, मोर देन 1। ये रहा साइटॉन, ये रहा एक्सॉन, ठीक है, तीनों समझ में आ गया। अगर कोई डेंड्राइट्स नहीं था तो यूनिपोलर, एक डेंड्राइट्स हो जाए तो बाइपोलर, कई सारे डेंड्राइट्स हो जाए तो मल्टीपोलर। अभी जो हम नर्व पढ़ रहे थे, जो मैंने बना के बताया था, वो कौन सी नर्व थी, मल्टीपोलर, ठीक है ना, विच इज वेरी कॉमन इन अवर बॉडी। अब जरा सबके उदाहरण पूछे जाते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा, इट इज फाउंड इन अवर, जब हम बच्चा पार्टी बन रहे थे तब,
एम्ब्रियोनिक नर्व, भ्रूणीय अवस्था में। एम्ब्रियोनिक नर्व जब हम लोग भ्रूणीय अवस्था में थे, गर्भ में थे, मम्मी के गर्भ में थे, यानी यूट्रस में, तो भ्रूणी जो तंत्रिकाएं होती हैं वो ऐसी थी, क्योंकि विकसित हो रही थी। ये वाली हमारे रेटिना में पाई जाती है, रेटिना में और नोज में पाई जाती है, रेटिना और नोज। और रेटिना जब पढ़ाऊंगा तो याद रखिएगा, ये मैं पूछूंगा आपसे। उसके बाद नेक्स्ट ये वाली पाई जाती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है? ये हिस्सा सेरिब्रम कहलाता है। ये ब्रेन का सबसे विकसित भाग होता है सेरिब्रम हेमिस्फीयर, नाम सुना होगा, सेरिब्रम हेमिस्फीयर। आधा इधर गोला है, आधा इधर गोला है, दो गोले हैं, एक राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट सेरिब्रम हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रम हेमिस्फीयर, ठीक है ना। तो उनके बाहर वाले भाग को कॉर्टेक्स और उनके अंदर वाले भाग को मेडुला, जैसा कि आपने किडनी में पढ़ा था, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। बताओ कौन पतला होगा? कॉर्टेक्स। कौन मोटा होगा? इज दैट क्लियर? अब देखो, नर्व फिर से दो टाइप की हो सकती है। नर्व आल्सो मे बी टू टाइप्स। एक को बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, और एक को बोलते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर। दोनों में क्या अंतर है? अंतर केवल एक्सॉन में है। ये एक्सॉन है, आपको बताया था कि एक्सॉन की मेम्ब्रेन को हम एक्सोलेमा कह सकते हैं। एक्सॉन की मेम्ब्रेन को क्या बोल सकते हैं? और इसके अंदर के साइटोप्लाज्म को क्या बोल सकते हैं? एक्सोप्लाज्म। अब इसके चारों तरफ एक स्पेशल सेल होती है, इसके चारों तरफ स्पेशल सेल होती है जिसको बोलते हैं स्वान सेल। स्वान सेल, इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है? स्वान सेल्स। सेल होती है, न्यूक्लियस है, जगह जगह पे ऐसे सेल्स पाई जाती है। न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, स्वान सेल। तो स्वान सेल पाई जाती है। अब स्वान सेल के ये आउटर लेयर को न्यूरोलेमा कहते हैं। स्वान सेल के ये आउटर लेयर को क्या कहते हैं? न्यूरोलेमा। इसके आउटर कवरिंग को, इसकी आउटर कवरिंग को न्यूरोलेमा कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे स्वान सेल जो है ये कोई भी लेयर नहीं बना रहा बीच में, मतलब देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ लेयर बिटवीन द न्यूरोलेमा एंड एक्सोलेमा। न्यूरोलेमा और एक्सोलेमा के अंदर कुछ भी बीच में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अगर बीच में कुछ ना आए तो नॉन माइलिनेटेड। कहना ये चाहते हैं, ये यहां स्वान सेल, यहां, और ये एक्सॉन है, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे रहेगा। यहां स्वान सेल, स्वान का नाम सुना है ना, स्लाइडेन एंड स्वान, ये वही स्वान है। तो यहां स्वान सेल माइलिन शीथ का निर्माण, माइलिन लिपिड की बनी होती है, माइलिन या लिपिड शीथ का फॉर्मेशन नहीं करती, तभी तो वर्ड लगा हुआ है नॉन। अब यहां चेक करो, यहां क्या होगा? एक्सोलेमा, नाम तो समझा, जानते ही हो, ये स्वान सेल। अब यहां पे स्वान सेल जगह जगह पे क्या करेगी ना, ध्यान देना, जगह जगह पर लिपिड की कवरिंग बना लेगी। ध्यान देना, फर्क है इसमें, यूनिफॉर्मिटी में चल रही है। यहां पे देखो, यहां पे क्या है, यहां पे वो
इसके बीच में देखो एक नई लेयर बना दी, ये वाली। वहां क्या इस कलर की कोई लेयर थी? नहीं। नाम लिख देता हूं, इसका नाम जानते हो एक्सोलेमा, इसका नाम जानते हो स्वान सेल, और इसकी मेम्ब्रेन का नाम जानते हो ना, न्यूरोलेमा। लिखा था ना अभी। यहां पे स्वान सेल ने देखो ये कवरिंग बना दी, कौन सी? लिपिड। लिपिड की कवरिंग को ही क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। तो लिपिड या माइलिन शीथ का निर्माण कर देता है। रुको, यहां लिख देते हैं, यहां पे लिपिड का फॉर्मेशन कर दिया, लिपिड और माइलिन शीथ, लिपिड या माइलिन शीथ। तो यहां मैं क्या लिख दूं? यहां स्वान सेल, यहां स्वान सेल माइलिन यहां पे गड़बड़ लिख गया, यहां स्वान सेल माइलिन या लिपिड शीथ का फॉर्मेशन वहां नहीं करता था, यहां करेगा, फॉर्मेशन करता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, यहां पर लिपिड लेयर नहीं थी बीच में, देखो वहां लिपिड लेयर है, ठीक है। तो यहां पर बीच बीच में एक एक यहां पर ये बनाना पड़ा, ये स्ट्रक्चर इसमें नहीं था, ये स्ट्रक्चर इसमें नहीं था। इसका नाम है नोड ऑफ रेनवियर। क्या नाम है? नोड ऑफ रेनवियर, रणवीर नहीं, रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर पर खास बात क्या है? खास बात यह है, खास बात यह है कि यहां पर न्यूरोलेमा, न्यूरोलेमा या स्वान सेल क्या है? न्यूरोलेमा एब्सेंट, क्योंकि स्वान सेल एब्सेंट है। बोलो, यहां न्यूरोलेमा या स्वान सेल एब्सेंट है, ठीक है ना। और यहां पे क्या पाया जा रहा है? एक्सोलेमा पाया जा रहा है। एक मिनट, यहां पर सीधे लिखो, ये मत लिख, ये ना लिख करके ये लिखो सीधे कि यहां पर क्या है। यहां पर सीधी सी बात है कि यहां लिपिड नहीं है। क्या है यहां? लिपिड। यहां लिपिड या माइलिन एब्सेंट है, सीधी सीधी बात लिखो, माइलिन एब्सेंट है। देखो जहां पे माइलिन एब्सेंट होती है ना, माइलिन एक इंसुलेटिंग लेयर की तरह काम करती है। मैं यहां लिख दूं कोने में कि माइलिन एक इंसुलेटिंग लेयर की तरह काम करती है। माइलिन या लिपिड इज ए इंसुलेटेड लेयर। इंसुलेटेड समझते हो? सुचालक की कुचालक, कुचालक जो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने से रोकेगा, जो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने से रोकेगा। और आपको पता होगा कि हमारे शरीर में जो करंट चलता है, नर्व में जो करंट चलता है, वो इलेक्ट्रिक के रूप में चलता है। जब छोटे थे तो हम लोग क्या बोलते थे पता है? अपने फ्रेंड से बात करते थे, पता है हमारे पापा ने बताया, हमारे पापा न्यूरोलॉजिस्ट थे, तो बताया कि ऐसा है। हमने बताया अपने फ्रेंड से, तुमको पता है हमारे पापा ने बताया था करंट दौड़ती है हमारे अंदर। तो उसने बोला तो बल्ब जला के दिखाओ। तो हमने कहा, पापा से पूछा था तो उन्होंने कहा बल्ब नहीं जलेगा, इतनी पावर 220 वोल्ट थोड़ा ना बल्ब जल जाएगा, मिली वोल्ट में करंट है, वोल्ट में भी नहीं है, मिली वोल्ट, मिली वोल्ट में करंट है, तो बल्ब बल्ब घंटा नहीं जलेगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? करंट बहुत कम पावर की है, और इसी करंट की वजह से संवेदना एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ठीक है ना। तो हमारे नर्व में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है कि नहीं होता है? होता है। अब जरा देखो देखो ध्यान देना, यहां से तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो जाएगा क्योंकि यहाँ इंसुलिन शीत नहीं है। बताओ, इधर देखो, इधर देखो, यहां से आराम से करंट दौड़ जाएगी, इधर प्लस अंदर माइनस, ये करंट आराम से लगातार आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां समझो, यहां से करंट तो आ नहीं सकती, क्यों? यहां बीच में लिपिड है, इंसुलेटिंग लेयर की तरह काम कर रहा है, आयंस को आने जाने नहीं देगा। तो करंट केवल और केवल कहां से आएगी? यहां से, यहां से
जंप करके यहां आएगी, फिर यहां से जंप करके यहां आएगी, फिर यहां से जंप करके आगे पहुंच जाएगी। तो बताओ किसमें करंट लगातार आ रही है, 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 जल्दी बोलो, किसमें करंट जंप जंप करके आ रही है। अच्छा, करंट यहां से क्यों नहीं आ पा रही है? क्योंकि सर अभी अभी तो आपने बताया है, क्या बताया है कि लिपिड जो होती है वो करंट को पास नहीं होने देती है, वो करंट को कंडक्ट नहीं होने देती, क्योंकि आपने उसको हिंदी में बोला था कुचालक, सुचालक यानी कंडक्टर और कुचालक यानी नॉन कंडक्टर। सो इट इज अ नॉन कंडक्टर, इट इज अ इंसुलेटेड लेयर, इट नेवर बी अलाउ द आयंस, सो इट नेवर प्रोड्यूस द करंट, करंट प्रोड्यूस ही नहीं करेगी। समझे मेरी बात? इसीलिए यहां पर करंट को चल के आना पड़ेगा, यहां करंट को कूद कूद के आना पड़ेगा। बताओ, चल के जाए तो जल्दी पहुंचेंगे कि कूद कूद के गए तो जल्दी पहुंचेंगे? कूद कूद के गए तो जल्दी पहुंचेंगे, बोलो हाँ कि ना? ठीक है ना? अच्छा, हम चल के जा रहे तो ऐसे, और कूद काद के चले गए यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। बताओ, यहां से यहां, यहां से यहां, सही है ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका अलग कूद काद के जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, है ना? कहां? तेरी गलियां। स्पीड ऑफ कंडक्शन इज वेरी स्लो इन, वेरी फास्ट इन। कहां पे करंट चल के जाएगी, कहां करंट कूद फान के जाएगी, कहां पे जंपिंग ट्रांसमिशन या साल्टेटरी ट्रांसमिशन होगा, कहां पे करंट वो कंटिन्यूअस जाएगी, कहां डिसकंटिन्यूअस जाएगी। समझ में आ गई होगी बात? इसमें नॉन माइलिनेटेड में स्पीड ऑफ कंडक्शन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, स्पीड ऑफ कंडक्शन स्लो की फास्ट कुछ होगी 10 से 20 मीटर प्रति सेकंड तक। इसमें स्पीड ऑफ कंडक्शन कैसा होगा? फास्ट, कितना? 100 से 120 मीटर प्रति सेकंड। यहां पे नॉर्मल कंडक्शन होता है और यहां पर जंपिंग या साल्टेटरी कंडक्शन होता है। और कहां से कहां होता है? फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। इतनी बातें क्लियर हो गई? अब देखो, ये हमारे ब्रेन में कहां पाया जाएगा? ये वहां पाया जाएगा जहां स्पीड स्लो क्या हो सकता है, जैसे सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में पाया जाएगा। इट विल रिपोर्टेड इन, ये पाया जाएगा पीएनएस में। और पीएनएस में कितने डिवीजन थे याद करो? पीएनएस में 2 डिवीजन होते हैं, एक होता था सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। और ये पाया जाता है हमारे शरीर में, इसका फार्मूला है एमएससी, एम फॉर माइलिनेटेड, एम फॉर माइलिनेटेड नर्व फाइबर प्रेजेंट इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। स्पाइनल नर्व में पाया जाता है और क्रेनियल नर्व में पाया जाता है। बताओ, याद हो गया? स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व, और ये वाला पाया जाता है पीएनएस में। हालांकि वो भी पीएनएस का ही पार्ट है, लेकिन हमने फार्मूला बना लिया है क्या? एमएससी। इज दैट क्लियर?
अब हम लोग करेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। पहले तो नर्व इंपल्स कैसे जनरेट होती है इसको देखो पहले। पहचान रहे हो ना इसे? मल्टीपोलर है यूनिपोलर? दो नर्व जुड़ रही है कि एक नर्व और एक मसल जुड़ रही है? तो बीच में क्या बनना चाहिए? बीच में क्या बनना चाहिए? तो ध्यान दो, ये देखो, ये एक्सॉन का एंड है, ये डेंड्राइट्स का इनिशियल है। इनिशियल समझते हो ना, प्रारंभिक भाग। बीच में एक गैप है एंड दिस गैप इज नोन एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और तीनों को अगर हम मिला लें तो इसी को बोलते हैं साइनेप्स। तीनों को मिला लें तो क्या बोलेंगे? साइनेप्स। बाकी आप जानते हो, दिस इज डेंड्राइट, दिस इज साइटोन एंड दिस वन इज एक्सॉन। ये भी आप जानते हो, ये डेंड्राइट्स है, इधर ये साइटोन है और ये एक्सॉन है। दो नर्व आपस में जुड़ रही हैं, क्या बन रहा है? साइनेप्स। अब नर्व के अंदर जो करंट जाती है वो जाती है कैसे? वो जाती है इलेक्ट्रिकली। कैसे जाती है? इलेक्ट्रिकल जाती है। नर्व के अंदर करंट कैसे जा रही है? इलेक्ट्रिकल, ठीक है ना। नर्व के बीच में यहां कैसे जाती है? यहां साइनेप्स पर। साइनेप्स पर दो ऑप्शन है। देखो, नर्व के अंदर करंट कैसे जा रही है, मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है। नर्व के बीच में जिसको हमने साइनेप्स बोला, यहां दो विकल्प है हमारे पास, या तो इलेक्ट्रिकल जाएगी और या तो कैसी जाएगी? केमिकल। इलेक्ट्रिकल भी जा सकती है, केमिकल भी जा सकती है। मैं आपको हिंट दे दूं, अगर साइनेप्स की दूरी बहुत कम है तो देखा होगा, दो तार को बिल्कुल पास पास लाओ, बहुत कम दूरी रहे तो भी स्पार्क द्वारा करंट चली जाती है। देखा होगा, अगर हाई वोल्टेज करंट है स्पार्क द्वारा चली जाती है। इवन आपने देखा होगा, जैसे खेतों के ऊपर से जो हाई टेंशन लाइन जाती है, कभी उसके नीचे खड़े हो, झन झन सी आवाज आती है। कभी महसूस किया है? झन झन सी आवाज आती है। आपको देखो, ट्रेन के ऊपर चढ़ने से मना किया जाता है, 11,000 वोल्ट का करंट होता है, यू सट से खींच लेगा। कितनी दूर बाहर है और यू खड़े हो, खींच लेगा। समझे? कितनी ज्यादा करंट होती है? 11,000 वोल्ट। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये है कि अगर बहुत पास पास होगा, अगर साइनेप्स की दूरी बहुत कम है तो चांसेस क्या है बताओ? इलेक्ट्रिकल। और दूरी थोड़ी ज्यादा है तो हाँ, तो वो मैं बताऊंगा जब साइनेप्स की डिटेल पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। हालांकि मैं हिंट दे दूं तो लेस देन 2 नैनोमीटर, अगर दूरी कम है, लेस देन 2 नैनोमीटर से कम है तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिकल, और अगर मोर देन 2 नैनोमीटर से, अगर 2 नैनोमीटर से ज्यादा है तो हो जाएगा केमिकल। इज दैट क्लियर? दूरी कम, 2 नैनोमीटर से कम है तो फिर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल, 2 नैनोमीटर से ज्यादा है तो ये हो जाएगा केमिकल। इज दैट क्लियर? तो नर्व के अंदर कैसे जाती है? इलेक्ट्रिकल। साइनस पर देयर आर टू ऑप्शन, या तो इलेक्ट्रिकल या तो केमिकल। दूरी कम है तो इलेक्ट्रिकल, दूरी ज्यादा है तो, ठीक है ना। हालांकि ये रेयर होती है, ये बड़ी कॉमन होती है। ये रेयर, ये कॉमन। बताओ कौन सा साइनस पे ज्यादातर सिंगल ऑप्शन करना है तो क्या टिक करेंगे? केमिकल।
है ना। अगर बोथ ए एंड बी है तो भी चलेगा, पर अगर हमें सिंगल चॉइस करनी है तो क्या करेंगे। हाँ, अब यहाँ फिर से आ जाओ, फिर से यहाँ कैसे आएगी बताओ जल्दी। अरे ये केमिकल द्वारा आ रही है। फिर से नर्व के अंदर वही फंडा, नर्व के अंदर किस विधि से आती है, इलेक्ट्रिकल। नर्व के अंदर और नर्व के बीच में इलेक्ट्रिकल या केमिकल, दोनों ऑप्शन है। बताओ नर्व के अंदर हमेशा करंट कैसे चलती है, इलेक्ट्रिकल। नर्व के बीच में कैसे चलती है, या तो इलेक्ट्रिकल या तो, लेकिन अगर मेरे पास सिंगल चॉइस है तो केमिकल, ठीक है ना। बिकॉज इट इज वेरी कॉमन इन द बॉडी एंड दिस वन इज वेरी रेयर इन द बॉडी, अभी आप पढ़ोगे आगे चल के। और ये भी फिर से नर्व में आ गई, तो नर्व के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिकल, नर्व के बीच में केमिकल या इलेक्ट्रिकल। इसीलिए नर्व कंडक्शन कैसे होता है, वी कैन से नर्व कंडक्शन इज इलेक्ट्रोकेमिकल, नर्व कंडक्शन इज इलेक्ट्रोकेमिकल। और कौन से दो आयन है, दो टू आयन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नर्व कंडक्शन। नर्व कंडक्शन के लिए दो आयन है, बहुत अच्छे से पहचानते और जानते हो, सोडियम एंड पोटेशियम। इज दैट क्लियर? Which two ion is responsible for the nerve conduction? That is sodium and potassium. तो इतनी बातें क्लियर हो गई। एक दो पॉइंट और यहां पे नोट कर सकते हैं अपन। क्या? इलेक्ट्रिकल इज फास्ट की स्लो हमेशा, और केमिकल इज स्लो। एक काम करो, वहां मत लिखो, यहां लिखो तो दोनों एक साथ कंपेयर हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल हमेशा फास्ट और केमिकल हमेशा स्लो। इलेक्ट्रिकल फास्ट होती है, केमिकल स्लो होती है। इलेक्ट्रिकल फास्ट, केमिकल स्लो। पहले मैं आपको इलेक्ट्रिकल वाला पढ़ाऊंगा, यानी कि नर्व के अंदर कैसे जाती है। फिर आपको साइनेप्स वाला पढ़ाऊंगा। कितने भागों में स्टडी करेंगे इसकी? दो भागों में करेंगे। पहले नर्व के अंदर इलेक्ट्रिकली करंट कैसे जाती है, फिर नर्व के बीच में या मान लें नर्व और मसल के बीच में, दोनों जगह साइनेप्स होगा ना, वहां कैसे जाती है। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। तो पहले क्या, दो टुकड़ों में पढ़ेंगे ना इसे। पहला टुकड़ा क्या पढ़ने जा रहे हैं, पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल करंट कैसे जाती है, फिर पढ़ेंगे साइनेप्स पर कैसे जाती है। यानी अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इनसाइड द न्यूरॉन। बोलो सही लिखा है मैंने? सही लिखा है कि गलत? इनसाइड द न्यूरॉन। ठीक है ना, इनसाइड द न्यूरॉन। अभी चंद्रयान सक्सेसफुली लैंड हुआ ना, तो एक लड़की बहुत सुंदर सी, एक बहुत लड़की सुंदर सी यहाँ पे भारत का तिरंगा का टैटू बनवाई थी। एक बुजुर्ग गया, उसको एक किस किया, बोलता है भारत माँ की जय। मेरा भारत बड़ा अच्छा है। चलो, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज द इनसाइड द न्यूरॉन, है ना। देखो, तो ये कैसे चलेगी, नर्व ऐसा था कि नहीं था, नर्व को लिटा दो, नर्व को क्या करो, लिटा दो, ऐसा दिखेगा, फिगर ऐसा बना दें तो किसी को कोई ऐतराज? नो सर, हो भी गया तो मेरा क्या उखाड़ लोगे। चलो, तो तीन कंडीशंस देखते हैं। माना कि नर्व आराम कर रही है, माना कि नर्व काम कर रही है। सर अपना पापा की मानते नहीं है, आपकी क्या मानेंगे।
रेस्टिंग स्टेज, और ये फिर क्या हो जाएगा, री रेस्टिंग स्टेज, पुनः रेस्टिंग स्टेज में आएगा, री रेस्टिंग स्टेज। अब जरा सुनना, जब नर्व रेस्ट अवस्था में होती है तो बाहर चार्ज कैसा होता है, प्लस। ये एक्सोलेमा है, याद रखना, दिस इज एक्सोलेमा एंड दिस वन इज, बोलो, एक्सो प्लस। बताओ एक्सोलेमा पर के बाहर चार्ज कैसा है और अंदर है निगेटिव। ये देखो, ये रिस्पेक्ट में होता है, नेट इफेक्टिव चार्ज इज पॉजिटिव एंड नेट इफेक्टिव चार्ज इज निगेटिव। बताओ एक्सोलेमा के बाहर की तरफ नेट इफेक्टिव चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और अंदर की तरफ नेट इफेक्टिव चार्ज कैसा है, निगेटिव, है ना। तो ये है, ये कब की अवस्था है, जब नर्व आराम कर रही है, when there is no conduction of impulse, when there is no conduction of impulse, यानी संवेदना रिसीव नहीं हुआ तो हमारी नर्व आराम कर रही है। बताओ रेस्टिंग स्टेज है, इस समय बताओ बाहर चार्ज कैसे, प्लस, अंदर कैसा है, माइनस, ठीक है ना। ये कैसे मेंटेन हुआ ये अभी देखेंगे, पहले ये तो देख लो, जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं वो कैसे क्वेश्चन आते हैं। जब नर्व रेस्ट में होती है तो बताओ हमारे एक्सोलेमा के बाहर की तरफ चार्ज कैसा होता है, प्लस, और अंदर की तरफ माइनस। ये प्लस और माइनस ये नहीं शो कर रहा कि बाहर पॉजिटिव चार्ज है अंदर निगेटिव। प्लस का मतलब बाहर ज्यादा चार्ज है, बाहर ज्यादा पॉजिटिव है, बाहर का चार्ज नेट इफेक्टिव चार्ज ज्यादा पॉजिटिव है और अंदर का कम पॉजिटिव है, इसलिए उसको निगेटिव बोल दिया गया। इज दैट क्लियर। और करंट हमेशा अंदर से देखते हैं तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन, इस रेस्टिंग स्टेज में यहां पे पोटेंशियल जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा। यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी बताया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, अंदर से देखते हैं हमेशा, -70 मिलीवोल्ट। ये साइंटिस्ट लोगों ने निकाला कैथोड रे ऑसिलोस्कोप से, सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है एक, आपके फिजिक्स में शायद सुना हो कभी, हमारे समय था सिलेबस में, अब आपके समय नहीं है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, उससे निकाला, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इस समय कितना आया, -70 मिलीवोल्ट। अंदर से निकालते हैं कि बाहर से, अंदर से, तो -70 मिलीवोल्ट है। इसी को बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। बताओ रेस्टिंग पोटेंशियल कितना आया, हाँ रेस्टिंग पोटेंशियल कितना आता है, -70। इस समय मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड की डीपोलराइज्ड, मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड। तो दिन जहां से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, पहले मैं क्वेश्चन वाला टॉपिक आपको कवर करा दे रहा हूं। देखो दो चीजें हैं, नीट में सेलेक्ट होना है ना, अथाह नॉलेज नहीं चाहिए, पर नीट में सेलेक्ट होना है। सेलेक्ट होने के लिए ट्रिकी पढ़ाना बहुत जरूरी है, ट्रिकी। तो मैं आपको ट्रिकी बता रहा हूं कि आप देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। क्या बताओ, जब भी हमारे मेम्ब्रेन में कोई जब भी हमारे मेम्ब्रेन में कोई संवेदना नहीं आ रही है, कोई इंपल्स नहीं आ रहा है, तो बताओ उस समय क्या होगा, रेस्टिंग स्टेज के एक्शन स्टेज, बाहर चार्ज कैसा होगा, अंदर चार्ज कैसा होगा। अगर हम इसको नापे हैं सीआरओ से तो बताओ नेट इफेक्टिव चार्ज कितना आएगा, -70 मिलीवोल्ट, और इसे क्या बोलेंगे, रेस्टिंग पोटेंशियल। अच्छा मेम्ब्रेन इस समय पोलराइज अवस्था में कि डीपोलराइज, पोलराइज का मतलब होता है बाहर पॉजिटिव अंदर निगेटिव, बोलो सही है, ठीक है ना। इस समय कोई स्टिमुलस नहीं आ रही है, इस समय नो स्टिमुलस इज रिसीविंग, नर्व आराम कर रही है। आओ यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाते हैं। इस समय एक्शन पोटेंशियल के समय क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल के समय यहां पर चार्ज हो जाएगा उल्टा, चार्ज कैसा हो जाता है, उल्टा। क्या हो गया, चार्ज उल्टा हो गया, बाहर हो गया, बाहर नेट चार्ज निगेटिव में आ गया और अंदर नेट चार्ज पॉजिटिव में आ गया, ठीक है ना। तो इस समय जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला तो होगा ही होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, और अंदर से निकालते हैं +30 मिलीवोल्ट, और इसको हम बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल। उसको रेस्टिंग पोटेंशियल बोला था, इसको क्या बोलेंगे, एक्शन पोटेंशियल। वो -70 मिलीवोल्ट था और ये कितना है, +30 मिलीवोल्ट है, ठीक है ना। उस समय मेम्ब्रेन पोलराइज थी। अब आप बताओगे मेम्ब्रेन इज, उल्टी हो गई ना, तो डीपोलराइज्ड, रिवर्स हो गया ना चार्ज, डीपोलराइज्ड हो गई, मतलब बाहर चार्ज कैसा हो गया, नेगेटिव, अंदर कैसा हो गया, पॉजिटिव, ठीक है ना। इस समय स्टिमुलस इज रिसीव्ड, स्टिमुलस इज रिसीव्ड,
और जब स्टिमुलस रिसीव हो जाती है तो जो संवेदना जनरेट हो गई, जैसे ये जनरेट हो गया, इसको बोलते हैं इंपल्स. सो इंपल्स इज जनरेटेड. सो इंपल्स इज जनरेटेड. और ऐसा तभी होगा जब हम एक मिनिमम चार्ज दें. तब जब हम मिनिमम चार्ज देंगे ना तभी होगा. मिनिमम फ्रीक्वेंसी का करंट देंगे तभी होगा. और ये होता है -50 से -60 मिली वोल्ट. जब इतने की स्टिमुलस दी जाती है तभी जाकर के एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. अगर इससे कम दोगे, -54 दोगे, तो नहीं स्टिमुलेट कर पाएगा. इसी फिनोमेना को बोलते हैं ऑल और नन. मतलब अगर आपने 54 दिया तो नहीं जाएगा, 54 दिया संवेदना नहीं जाएगी, आपके पोटेंशियल ऐसे ही रह जाएंगे जैसे पहले थे. यानी क्या हुआ, नन की ऑल, कोई संवेदना जनरेट नहीं हो पाई. ठीक है ना. लेकिन आप जैसे ही -55 दोगे और या फिर -55 से ज्यादा दोगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगी, संवेदना पूरी की पूरी अंदर चली आएगी. ठीक है ना. इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. थ्रेशोल्ड समझते हो ना, मिनिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड. जैसे आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो और फिजिक्स में भी पढ़ते हो. क्या एक वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब आप लाइट डालते हो तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चाहिए, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन एस्केप कर सके. उससे कम दोगे तो इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट से एस्केप नहीं करेगा. उसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू. याद आया. वैसे ही यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की स्टिमुलस देनी है. अगर आपने -55 से -60 तक दिया है तो ही हमारी नर्व स्टिमुलेट होगी, अदरवाइज स्टिमुलेट नहीं होगी. इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, ऑल और नन फिनोमिना. ऑल और नन, हालांकि जानना नहीं है लेकिन हमने बता दिया. अब देखो, अब यहाँ पे चार्जेस उल्टे हो गए. इसी को एक्शन स्टेज बोलते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अंदर से नापा, +30 मिली वोल्ट आएगा. मेम्ब्रेन हो चुकी है डीपोलराइज, स्टिमुलस रिसीव हो चुका है और किसमें बदल गया है, इंपल्स में. इसको बोलते हैं इंपल्स. एक्शन पोटेंशियल को इंपल्स बोलते हैं. ठीक है ना. अब नर्व को दोबारा पुनः स्थिति मेंटेन करनी है, पुनः स्थिति मेंटेन करनी है. तो इस समय फिर से इलेक्ट्रिक करंट फिर से वापस बाहर कैसा करना है, अंदर कैसा करना है. तो इस समय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर से नापो. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज -90 मिली वोल्ट और इसे बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन. हाइपर पोलराइजेशन. और इस समय भी मेम्ब्रेन कैसी होगी, मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड. अब आप बोलेंगे सर ये -70 पे होनी चाहिए थी, वो थोड़ी देर बाद अपने आप सेट कर दी जाएगी. जब डिटेल में पढ़ेंगे ना तो थोड़ी देर बाद अपने आप सेट हो जाएगी जब डिटेल में चलेंगे. आज तो केवल ट्रिकी पढ़ रहे हैं, ट्रिकी. तो इस समय मेम्ब्रेन कैसी होगी, मेम्ब्रेन इज सेट टू बी पोलराइज्ड. मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड. बाहर चार्ज कैसा होगा, अंदर कैसा होगा, निगेटिव. और इस समय भी स्टिमुलस नहीं आ रहा है. एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ ऑर्डर क्या होता है. ऑर्डर क्या होता है, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस. पूछा गया है कि बताओ जब भी स्टिमुलस आगे बढ़ता है तो किस तरीके से आगे बढ़ता है. बताओ, पहले संवेदना नहीं आ रही थी तो अंदर माइनस था, ठीक है ना. फिर संवेदना आने लगी, अंदर प्लस हो गया. फिर संवेदना जब पास हो गई आगे तो क्या हो जाएगा, फिर से इसको माइनस करना है ना. तो क्या ऑर्डर आता है, माइनस प्लस माइनस. लेकिन एक बार क्वेश्चन एम्स में आया, और जानते हो एम्स तो शानदार क्वेश्चन बनाता है. हर बार क्वेश्चन आता था अंदर से, उसने पूछ लिया बाहर से बताओ. अब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, हो गया उल्टा. बच्चे रट के कहते माइनस प्लस माइनस, लेकिन उसने पलट दिया क्वेश्चन. क्वेश्चन पलट दिया तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस. तो ध्यान देना, बाहर से पूछ रहा है कि अंदर से, मार्फोलॉजी से पूछ रहा है कि एनाटॉमी से. हालांकि नहीं कह सकते लेकिन बता रहे हैं, मजाक कर रहे हैं. समझ में आई बात. छापो. ये देखो, ये कौन सा नर्व है, यूनिपोलर. ये कौन सा नर्व है, बाइपोलर. और ये कौन सा है, मल्टीपोलर. ठीक है ना. 3 तरह की नर्व होती है.
देखो अनमाइलिनेटेड में लगातार इंपल्स जा रही है, देखो लगातार संवेदना दी गई, नर्व को संवेदना दी गई, यानी पैर कहीं पे रखा गया, समझाया जा रहा है कि पैर रखा गया तो देखो नर्व पे इसका असर हुआ और सोडियम की एंट्री होने लगी। सोडियम की एंट्री होने से ही संवेदना अंदर जाएगी, ध्यान देना, संवेदना आगे बढ़ेगी। किसकी एंट्री से? सोडियम की एंट्री से। किसमें? अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स में कि माइलिनेटेड में? अनमाइलिनेटेड में कंटिन्यूअस जा रही है कि डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस? स्लो स्लो की फास्ट? स्पीड बताओ। स्लो जाती है, याद करो, कूद कूद के जाती है तो तेज जाती है। और बताओ क्या होगी? 10 से 20 मीटर प्रति सेकंड। और कहां पे होगी? सोमैटिक नर्व और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। याद करो, अभी पढ़ाया है ना। और माइलिनेटेड में देखो ये लिपिड की लेयर है, ये लिपिड की लेयर, ये लिपिड की लेयर, ये लिपिड की लेयर, और ये सब नोड है, नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर। संवेदना कहां है, कहां जाएगी? यहां से कूदी, यहां कूदी, यहां आएगी, यहां कूदी, यहां आएगी, कूद कूद के आगे बढ़ रही है। देखो इंपल्स, यहां देखो, यहां से आया, एक नोड से चला, दूसरे नोड पे आएगा, दूसरे नोड से चला, तीसरे पे आएगा, तीसरे से चला, चौथे पे आएगा, ऐसे करते करते यहां पहुंच जाएगा। इज दैट क्लियर? इसमें स्पीड फास्ट होगी कि स्लो होगी? स्पीड इज फास्ट कि स्लो? सैल्टेटरी या जंपिंग अटैक्शन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? सैल्टेटरी या जंपिंग अटैक्शन बोलेंगे, है ना। और फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, और स्पीड है फास्ट 100 से 120 मीटर प्रति सेकंड के रेट से। और ऐसा पाया जाता है, फार्मूला बताता है एमएससी, मतलब माइलिनेटेड शीथ फाउंड इन द, कहां पे पाया जाएगा? स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व, स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। देखो ये मैंने कुछ कोशिश करी बताने की आपको। पहले थी पोलराइज अवस्था, बाहर कैसे चार्ज है? प्लस, अंदर कैसा है? माइनस। जब संवेदना दी गई तो बाहर कैसे चार्ज हो गया? माइनस। और अंदर कैसा हो गया? अब ये संवेदना आगे बढ़ेगी, जब आगे बढ़ेगी तो ये पॉइंट दोबारा कैसा हो जाएगा? रीपोलराइज। और रीपोलराइज के लिए फिर से बाहर कैसा चार्ज? प्लस, और अंदर माइनस। मैंने कितनी स्टेजेस बताई? 3। पहले बताओ, सबसे पहले कोई संवेदना नहीं आ रही थी तो हमारे नर्व के चारों तरफ कैसा चार्ज था? प्लस, अंदर माइनस। व्हाट इज दिस स्टेज? दिस स्टेज इज नोन एज रेस्टिंग स्टेज या पोलराइज अवस्था। बोलो सही है? पोलराइज अवस्था, बाहर प्लस, अंदर माइनस। अच्छा, जब आपने यहाँ स्टिमुलस दिया तो जिस जगह पे स्टिमुलस देते हो वो भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा, -55 से -60 से ज्यादा दोगे तभी संवेदना आएगी, अदरवाइज घंटा नहीं आएगी, है ना। तो ये जो संवेदना यहाँ से आ रही है तो ये चार्ज को उल्टा कर देगी, चार्ज उल्टा हो जाएगा। चार्ज उल्टा होने को क्या बोलते हैं? पोलराइज का उल्टा डिपोलराइज। यहाँ एक्शन जनरेट हो गया, देखो ये दिस ऑरेंज पार्ट इज सो वो एक्शन, और ये ग्रीन पार्ट शो कर रहा है पोलराइज अवस्था। अब देखो, अब ये आगे भी तो बढ़ेगी, यहां से यहां जाएगी, यहां से यहां जाएगी, यहां से यहां जाएगी, यहां से यहां जाएगी, यहां से ब्रेन में पहुंच जाएगी। तो आगे बढ़ने के लिए ये तो आगे बढ़ गई, ये आगे बढ़ गई, ये अभी भी पोलराइज है, देखो ये वाला हिस्सा अभी भी पोलराइज है, ये संवेदना आगे बढ़ती जा रही है। तो ये हिस्सा जो पहले वाला था वो दोबारा रीपोलराइज होगा कि नहीं, ताकि नेक्स्ट संवेदना आ सके, तो दोबारा रीपोलराइज होगा। तो रीपोलराइज होते समय फिर से बाहर कैसा चार्ज? प्लस, अंदर कैसा? माइनस। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? ठीक है ना। और कौन से 2 आयन जिम्मेदार हैं? सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? और इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। 2 तरह का होता है, एक रेस्टिंग पोटेंशियल और एक एक्शन पोटेंशियल। दोनों में अंतर क्या है, कैसे होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। कैसे होता है ये पढ़ेंगे। ये देखो, ये कौन सा वाला है? ये करंट आगे बढ़ रही है, करंट आगे बढ़ रही है। ये कहां पे आगे बढ़ रही है? माइलिनेटेड में कि नॉन माइलिनेटेड में? नॉन माइलिनेटेड में। लगातार चल रही है, जम करके जा रही है, बट यू कैन सी वेरी क्लियर इन सेकंड केस। यहां देखो, फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, और यहां से ये, और स्पीड भी यू कैन चेक, आप स्पीड भी चेक कर सकते हो किसमें बहुत फास्ट जा रही है। देखो किसमें फास्ट जा रही है, अरे इसमें देखो ना, घंटा भर ले रही है यहां से आने में। यहां देखो, खचाक पचाक चवाक, नहीं, खचाक पचाक चपाक, नहीं, नहीं हुई, फास्ट हुई कि नहीं? इसमें स्लोली स्लोली, उसमें फास्टली फास्टली, इसमें खचाक पचाक चपाक नहीं, उसमें खचाक पचाक चपाक, सही है ना। इसमें नोड पोर्ट नहीं है, उसमें नोड है। ये माइलिनेटेड है, नॉन माइलिनेटेड है, और वो माइलिनेटेड है। 10 से 20 मीटर प्रति सेकंड, और ये 100 से 120 मीटर प्रति सेकंड। कंफर्म है? इज दैट क्लियर? सोडियम पोटेशियम पंप जिम्मेदार है, कैसे होगा ये कल हम लोग देखेंगे। समझ में आई बात?
और एनसीईआरटी में देखिए क्या खोया क्या पाया। न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। कह रहा है जब माइक्रोस्कोप से देखोगे तभी दिखेगा, वरना घंटा नहीं दिखेगा, है ना। तीन मेजर पार्ट होते हैं, सेल बॉडी या साइटोन, डेंड्राइट्स, एक्सॉन। सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, टिपिकल सेल ऑर्गेनेलिस पाए जाते हैं, ग्रैनुलर बॉडीज होती है। नाम बताओ। निसल्स ग्रैन्यूल क्या बनाता है? न्यूरोट्रांसमीटर, एन फॉर निसल ग्रैन्यूल, एन फॉर न्यूरोट्रांसमीटर। बट न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर कहां होता है? कहां होता है? सिनेप्टिक वेसिकल्स में। शॉर्ट फाइबर का नाम जो कि ब्रांच था और निकल रहा था सेल बॉडी से, क्या बोलते थे? डेंड्राइट्स। क्या बोलते थे? डेंड्राइट्स बोलते थे। एक एक चीज तो करी हुई है हम लोगों ने। और इसी डेंड्राइट्स के अंदर निसल्स ग्रैन्यूल पाए जाते थे और दे आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स। दीज फाइबर ट्रांसमिट द इंपल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी, बताया था। फिर उसके बाद द एक्सॉन इज लॉन्ग फाइबर and the distal end is branched. Each branch terminate with the bulb-like structure and that is called as synaptic knob या synaptic bulb which contains synaptic vesicle। और synaptic vesicle में ही न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होता है, जो किसने बनाया था? निसल्स ग्रैन्यूल। जो किसने बनाया था? निसल्स ग्रैन्यूल। एक्सॉन ट्रांसमिट द नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, लाता था डेंड्राइट्स, ले जाता है एक्सॉन अवे की टुवर्ड्स। बताओ कोई पॉइंट छूटा? बल्कि इससे अच्छा क्लियर हुआ है, राइट। अब तू कहां ले जाएगा? साइनेप्स पर। साइनस पर या तो ले जाएगा या तो एनएमजे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट, बताया था कि नहीं? बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स द न्यूरॉन्स आर थ्री टाइप। पहली मल्टीपोलर इन्होंने बोला है, इसमें एक एक्सॉन होगा और एक से ज्यादा डेंड्राइट्स होंगे और ये पाया जाएगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। बाइपोलर में एक एक्सॉन होगा और एक डेंड्राइट्स होगा, फाउंड इन द रेटिना ऑफ आई। मैंने नोज भी बताया था। अच्छा, इसमें और यूनिपोलर, यूनिपोलर में क्या होगा? यूनिपोलर में सेल बॉडी तो होगी लेकिन एक्सॉन होगा, डेंड्राइट्स नहीं होगा। लिखा है एक्सॉन ओनली, फाउंड यूजुअली इन द भ्रूणी वाली अवस्था में, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज। There are two type of axon, namely myelinated and non-myelinated. Myelinated nerve fiber are enveloped with a Schwann cell, which form a myelin sheath. कह रहा myelinated वाले में Schwann cell पाई जाती थी और वो myelin sheath बना देती थी। कहाँ बनाती थी? Around the axon, around the axon. And the gap between the two adjacent myelin sheath are called as node of Ranvier. Node of Ranvier. Myelinated nerve fiber found in MSC. MSC मतलब स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड इनक्लोज्ड बाय द स्वान सेल। कह रहा है इसमें भी स्वान सेल थी बट डज नॉट फॉर्म द माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन। इसने वहां अराउंड द एक्सॉन इसने माइलिन या लिपिड शीथ बनाई लेकिन यहाँ पे नहीं बनाई और ये पाई जाती थी पीएनएस में। पीएनएस में भी दो चीजें बताई थी, एक सोमैटिक और एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इज दैट क्लियर? Neurons are excitable cell की non-excitable cell? Neurons are excitable cell because of their membrane are in polarized stage. कह रहा है कि do you know the membrane of the neuron is polarized? बिल्कुल, हम तो जान चुके हैं, अभी हमने पढ़ाया, ठीक है ना। फिर लिखा हुआ है इस ये काम कैसे होता है? डिफरेंट टाइप के आयन चैनल पाए जाते हैं। कहां पे? न्यूरल मेम्ब्रेन में। अभी दिखाया था सोडियम एंड पोटेशियम आयन चैनल, दिखाया था ना। ये सारे दे आर सिलेक्टिवली परमेबल, मतलब सोडियम वाला चैनल सोडियम को ले जाएगा, पोटेशियम को मना कर देगा। कैल्शियम वाला कैल्शियम को ले जाता है, पोटेशियम को मना कर देगा। एक बात बता रहा हूं, इसी तरह पोटेशियम वाला पोटेशियम को ले जाएगा, सोडियम को मना कर देगा। जो जिसके लिए है वो उसी को ले जाएगा। दे आर स्पेसिफिक, दे आर नॉन स्पेसिफिक, दे आर सिलेक्टिवली परमेबल। सिलेक्टेड आयंस को ही ले जाएंगे, फर्जी को नहीं ले जाएंगे। जब न्यूरॉन में कोई भी कंडक्शन नहीं हो रहा होता है, कोई इंपल्स नहीं आ रही होती है, तो किस अवस्था में होती है? एक्सोनल मेम्ब्रेन इज, ये तो हम बाद में लिखेंगे क्योंकि अभी मैंने ज्यादा नहीं पढ़ाया, लेकिन इसका परिणाम मैंने बाहर पढ़ाया है। हाँ देखो, जब रेस्टिंग स्टेज में होगी तो आउटर सरफेस पर क्या होगा? बताओ, प्लस की माइनस?
हाँ, तो लिखा हुआ एज ए रिजल्ट, इसका परिणाम क्या होगा, आउटर सरफेस ऑफ द एक्सटर्नल मेम्ब्रेन पॉसेस पॉजिटिव चार्ज व्हाइल द इनर सरफेस, ये कैसे चार्ज होता है, इफेक्टिव नेट इफेक्टिव चार्ज, कैसे चार्ज होता है, नेट इफेक्टिव चार्ज, बाहर की तरफ कैसे चार्ज आ गया था जल्दी बोलो, और अंदर की तरफ कैसा, therefore polarized, and the electric potential difference across the resting plasma membrane is called as resting potential। और इन्होंने नहीं दिया वैल्यू, हमने वैल्यू भी निकाला है। कह रहा है अब आप सोच रहे होगे कि इसमें क्या होगा एक्शन पोटेंशियल में, तो जब भी कभी एक्शन पोटेंशियल आता है तो पोलैरिटी बदल जाती है। ये देखो आउटर सरफेस जो होता है वो हो गया बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड द इनर सरफेस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। कह रहा है चूंकि पोलैरिटी मेम्ब्रेन की साइट ए पर, किसी भी साइट ए मान लिया उन्होंने, जहां से स्टार्ट किया उसे ए मान लिया, वहां रिवर्स हो गई है एंड दैट सेट टू बी डीपोलराइज, डीपोलराइज। और उस समय, इस समय जो ए साइट पर क्या जनरेट हो गया, रेस्टिंग की जगह एक्शन पोटेंशियल, उसी को बोल सकते हैं इंपल्स। बोला था कि नहीं मैंने बोला था एक्शन पोटेंशियल को आप बोल सकते हो इंपल्स, यानी स्टिमुलस अब इंपल्स में बदल चुका है। इज दैट क्लियर? और अब कह रहा है, वो यही कह रहा है कि दोबारा हमें ये मेंटेन करना पड़ेगा, दोबारा मेंटेन करना पड़ेगा ताकि फर्दर रिस्पॉन्स जो है वो रिस्टोर, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्टोर्स द रेस्टिंग पोटेंशियल, हमें रेस्टिंग पोटेंशियल दोबारा मेंटेन करना पड़ेगा, जहां पे एक्साइटेशन हो चुका है, जहां पे एक्साइटेशन हो चुका है वहां दोबारा मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि दोबारा संवेदना आ सके, ताकि संवेदना दोबारा आ सके, इसलिए ठीक है ना। मतलब यानी 3 स्टेप में बताया गया एनसीईआरटी में, पहला रेस्टिंग, दूसरा और तीसरा हाँ रीपोलराइजेशन या री रेस्टिंग स्टेज। इज दैट क्लियर? कल इसको पढ़ेंगे और बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कैसा हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर, किसकी तरह, शीशे की तरह, किसकी तरह, शीशे की तरह, ठीक है ना।